हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्तार किंगरानी। दुनिया में कुछ ऐसे किस्म के भी आदमी पैदा होते हैं जो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ज़ीरो से करते हैं, फ़र्श से शुरू करते हैं, गुर्बत से शुरू करते हैं। लेकिन अपनी मेहनत, जिदोजहद, वियनरी सोच के तहत ना सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से बनाते हैं बल्कि जनरेशन्स का फ्यूचर वो बना लेते हैं। कुछ ऐसे ही किस्म का आदमी यूनाइटेड इंडिया में पैदा हुआ था जिन्होंने न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी अमीर तरीन कंपनी बना दी, लेकिन अपनी मेहनत, सोच और वियनरी सोच के मुताबिक उन्होंने जनरेशन्स का मुस्तकबिल बना दिया। जी, आप सही समझ रहे हैं, सही सोच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बानी धरव भाई के, जो न सिर्फ एक गरीब घराने में पैदा हुए थे, लेकिन वो बचपन में उन्होंने ऐसे हालात भी देखे कि वो खुद मार्केट में चीज़ें बेचा करते थे। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बानी ध्रुव भाई ने कैसे ये रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री बल्कि एक एम्पायर खड़ी कर दी। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं अपनी इंटरेस्टिंग कहानी के तरफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज की कहानी एक आम इंसान के गैर मामूली ख्वाबों की दास्तान है। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की कामयाबी की कहानी नहीं है, बल्कि एक शख्स के अज़म, हौसले और हिम्मत की कहानी है, जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की है। धीरू भाई अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बानी, एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपने जिदोजहद, मेहनत से ये साबित किया कि गुर्बत और मुश्किलात इंसान के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकते हैं। अगर उसके इरादे मजबूत हैं तो न गुर्बत न ही कोई मुश्किलात उनके आगे बड़े मुश्किलात क्रिएट कर सकते हैं। वो अगर चाहे, जो भी करना चाहे वो कर सकता है, सिर्फ उसके हौसले बुलंद होना चाहिए। तो धीरू भाई अंबानी के हौसले ऐसे ही बुलंद थे, जिसकी वजह से ही शायद दुनिया आज ये दुनिया की बड़ी अमीर तरीन कंपनी देख पा रही है, रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज का आगाज असल में एक छोटे से कारोबार से हुआ था, लेकिन आज ये कंपनी दुनिया के सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में शामिल होती है। धीरू भाई अंबानी की क़यादत और वियनरी सोच ने उसे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में एक अहम मुकाम दिलाया। उससे पहले कि हम रिलायंस कंपनी के बारे में डिस्कस करें, ये बेहतर होगा कि हम थोड़ा सा उसके बानी धीरू भाई की इब्तदाई जिंदगी और जिस हालात में उसने कंपनी बनाई थी उसके बारे में जाने। धीरू भाई अंबानी 28 दिसंबर 1932 को एक छोटे से गांव जोड़वाल, जिला जूनागढ़, गुजरात में पैदा हुए। उनका असल नाम धीरू भाई हरचंद गोवर्धन दास अंबानी था। उनके वालिद एक स्कूल टीचर थे और खानदान माली मुश्किलात का शिकार था। धीरू भाई ने बहुत छोटी सी उम्र में ही गुर्बत का सामना किया था, लेकिन उनके आंखों में एक बड़ा ख्वाब था, अपने हालात को बदलने और दुनिया में कुछ करके दिखाने का। धीरू भाई ने अपनी इब्तदाई तालीम गुजरात में मुकम्मल की। वसाइल की कमी की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके, लेकिन उनके अंदर सीखने की लगन और खुद को बेहतर बनाने की ख्वाहिश हमेशा मौजूद रही। उन्होंने जिंदगी की इब्तदाई दिनों में छोटे मोटे काम किए और गुजरात के बाजारों में छोटी मोटी चीजें भी बेची। 1950 की दिहाई में धीरू भाई ने अपनी जिंदगी में एक बड़ा कदम उठाया और वो यमन, जो उस वक्त अदन के नाम से जाना जाता था, वहां चले गए। वहां उन्होंने बतौर क्लर्क बेसिस एंड कंपनी नामी कंपनी में उन्होंने काम करना शुरू किया। अदन में या यमन में रहते हुए उन्होंने कारोबार की बुनियादी बातें सीखी और ये समझ गया कि दुनिया में किस तरह इक्तिसादी निज़ाम काम करता है। लेकिन उनका दिल
क्लर्क बनकर जिंदगी गुजारने पर कभी भी राजी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया और वो फिर वापस भारत या इंडिया चले आए। जब 1958 में वो यमन से वापस देश आए तो उन्होंने मुंबई में ही रिहाइश अख्तियार की और 1958 में ही उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कारपोरेशन के नाम से कंपनी कायम की। उस वक्त उनके पास ज़्यादा वसाइल नहीं थे। ये कंपनी उस वक्त मसालों और पॉलीइस्टर धागों की तिजारत करती थी। छोटे से दफ्तर में उस कंपनी ने काम करना शुरू किया था और जहां ध्रुव भाई खुद अकाउंट देखते थे और ग्राहकों से मुलाकात भी खुद ही करते थे और अपने ख्वाबों को अमली जामा भी खुद वो पहना रहे थे उस वक्त। ये दौर उनके लिए निहायत मेहनत तलब था, लेकिन उनके अज़म ने हर मुश्किल को आसान कर दिया। ध्रुव भाई का मानना था कि किसी भी कारोबार की कामयाबी का राज ग्राहकों और सरमाकारों की एतमाद हासिल करने में ही है। उन्होंने कारोबार की इब्तदाई दिनों में ये फैसला कर लिया कि वो सिर्फ बेहतरीन मयार की मसनूहात फराम करेंगे, चाहे उन्हें ज़्यादा लागत ही क्यों नहीं अदा करनी पड़े। उनकी उस हिकमत अमली ने न सिर्फ उनके ग्राहकों को मुतमिन किया बल्कि सरमाकारों को भी उनकी तरफ मुतवज्जह किया। 1970 की दिहाई में ध्रुव भाई अंबानी ने महसूस किया कि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग का शोबा तरक्की कर रहा है और पॉलिएस्टर धागे की तलब भी बढ़ रही है। उन्होंने अपना फिर पहला प्लांट इस मैन्युफैक्चरिंग यानी कि धागे बनाने का प्लांट उन्होंने गुजरात में लगाया, जो बाद में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पॉलिएस्टर प्रोडक्शन बन गया। ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर महदूद था। सरमाकारी के लिए दरकार रकम भी उसके पास नहीं थी। उनके हरीफ उनकी कामयाबी को रोकने के लिए नित नए तजुर्बे, नित नई साजिशें बना रहे थे, लेकिन ध्रुव भाई ने अपनी हिकमत अमली और जिद्दत के जरिए उन तमाम चैलेंजेस को शिकस्त दे दी। 1977 में ध्रुव भाई ने एक और इनकलाबी कदम उठाया और रिलायंस इंडस्ट्रीज को अवामी सतह पर स्टॉक मार्केट में दर्ज कराया। ये फैसला हिंदुस्तान के कारोबारी तारीख में एक संगे मील साबित हुआ क्योंकि उस वक्त स्टॉक मार्केट में सरमाकारी का रुझान बहुत कम था। उन्होंने अवाम को रिलायंस की तरक्की का हिस्सा बनने की दावत दी और उन्होंने यकीन दिलाया कि ये सरमाकारी उनके लिए फायदेमंद होगी। उस इकदाम ने न सिर्फ कंपनी को माली तौर पर मजबूत किया बल्कि उसे लाखों लोगों की दिलों के करीब भी कर दिया। लेकिन कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती, वो अपने साथ कई हरीफ भी लेकर आती है। 1980 की दिहाई में ध्रुव भाई अंबानी को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उनके हरीफ उन पर गैर कानूनी तौर पर कारोबार चलाने के इल्जामात लगाते रहे और कई सियासतदान उनकी तरक्की से नाखुश थे और उन्होंने उसे रोकने की कई कोशिशें की। दूसरी जानिब हिंदुस्तान में उस वक्त कारोबार का माहौल मुश्किल था और कवानीन भी सख्त थे, लेकिन ध्रुव भाई ने अपनी काबिलियत, मेहनत और ताल्लुकात के जरिए उन तमाम रुकावटों को अबूर किया। उनका मानना था कि मुश्किलात सिर्फ उन लोगों के लिए चैलेंज बनते हैं जो उन्हें कबूल करने से डरते हैं। ऐसे ही 1985 में ध्रुव भाई ने पेट्रोकेमिकल के शोबे में भी कदम रखा। ये वक्त वो था जब हिंदुस्तान में पेट्रोल मसनूआत की मांग में इजाफा हो रहा था, लेकिन मुकामी सतह पर पैदावार कम होती थी। उन्होंने जामनगर गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कायम की, जिसने हिंदुस्तान को पेट्रोल मसनूआत में खुद कफील बनने में बहुत ज़्यादा मदद दी।
2002 میں دھرو بھائی کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں ان کے بیٹے مکیش امبانی نے اس کمپنی کی قیادت سنبھال لی۔ 2016 میں ریلائنس جیو کا آغاز شروع ہو چکا تھا، جس نے ہندوستان میں ڈیجیٹل دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ جیو نے انٹرنیٹ ڈیٹا کی قیمتوں میں زبردست کمی کی اور لاکھوں لوگوں کو پہلی بار انٹرنیٹ تک رسائی ملی۔ آج جیو دنیا کی سب سے بڑی ٹیلی کام کمپنیوں میں شامل ہے۔ ریلائنس جیسی کمپنی بھلا مارکیٹ کے اہم شعبے کو کیسے چھوڑ سکتی تھی ریٹیل کو۔ ریلائنس نے پھر ریٹیل سیکٹر میں بھی قدم رکھا اور ہندوستان کا سب سے بڑا ریٹیل نیٹ ورک قائم کیا۔ اس وقت ریلائنس کے ہزاروں ریٹیل اسٹور ملک بھر میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ توانائی میں بھی اس کمپنی نے اپنا حصہ ڈالا اور اس وقت کمپنی نے کئی شمسی اور ہوا سے بجلی پیدا کرنے والے منصوبے شروع کر کے رکھے ہیں۔ اس وقت ریلائنس گروپ آف کمپنیز کی مارکیٹ ویلیو تقریباً $200 بلین سے تجاوز کر چکی ہے اور کمپنی میں 2 لاکھ سے زیادہ افراد ملازمت کرتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اس وقت ریلائنس کے کاروبار دنیا کے کئی ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس وقت ریلائنس انڈسٹریز صرف ایک کمپنی نہیں بلکہ ایک تحریک بن چکی ہے۔ دھرو بھائی امبانی کی جدوجہد اور وژن نے ہندوستان کو نہ صرف ایک نئی اقتصادی طاقت دی بلکہ یہ سکھایا کہ خوابوں کو حقیقت میں کیسے بدلا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر عزم اور محنت ہو تو کچھ بھی ممکن ہے۔ تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔